नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष रंजन और आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पीसीएस टाइम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में एनटीपीसी के वॉल्यूम 1 के सेट 1 और सेट 2 पर चर्चा कर चुका हूं। साथ ही उन सेट में कौन सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं इन पर भी चर्चा किया था। आज हम सेट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि सेट 3 में कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों, अभी भी आपके पास लगभग 70 दिन बचा हुआ है। अगर आप मेहनत से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप 70 दिन में एक बेहतर तैयारी कर करके एनटीपीसी को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर मैथ और रीजनिंग में कुछ टॉपिकों में परेशानी होती है, जैसे मान लिया जाए अगर आपके मैथ के एडवांस मैथ में या फिर कहीं ग्राफ में या फिर रीजनिंग के पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इन सब चैप्टरों में कहीं परेशानी होती है तो आप बुक से टॉपिक वाइज भी बनाएं, सिर्फ सेट पर आश्रित नहीं रहें। सेट बनाएं, बिल्कुल इसे सेट को बनाने के बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखें और इसके जीएस को भी कमांड करने की कोशिश करें। देखिए, अगर आप बेहतर ढंग से सेट की तैयारी करते हैं, सेट से तैयारी करते हैं और सारे सवालों को आप बनाते हैं तो यकीनन आप 70 नंबर तक तो सेट से आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम के जो सवाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, आप आसानी से उन्हें कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सेट 3 पर चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि एनटीपीसी एग्जाम में इन्हीं 3 सब्जेक्ट से सवाल होंगे, मैथ, रीजनिंग और जीएस से। तो मैंने उसी पिछले सेट के जैसा ही बंटवारा हर सेट में मैंने इसी तरह से बांटा है, ताकि आप जान सके कि कौन से सेट सब्जेक्ट से या कितने सवाल पूछे आते हैं और किस सेट में किस तरह के सवाल प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैथ से उसी तरह से अर्थमेटिक के 32 सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर सेट 3 में। वॉल्यूम ग्राफ से लगभग 3 सेट पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन, और एडवांस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रीजनिंग से 23 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, 60 का आंकड़ा किसी तरह से तय कर लिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैथ से सवाल कहीं कहीं सेट में ज़्यादा दिया गया है, तो आप भी ये सोचकर चलें कि मैथ से हो सकता है कि सवाल हमारे सेट में ज़्यादा रहे। तो आपको तैयारी पहले भी पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि दोस्तों आप पूरा 60 की तैयारी लेके चले, 30 की तैयारी पर सिर्फ निर्भर नहीं रहें। तो देखिए, सब मिला करके 60 नंबर का क्वेश्चन उसी तरह से आया है, और उसी 60 में मैंने ये टारगेट आपको दिया है कि 55 क्वेश्चन आपको सही करने का टारगेट रखना है, ताकि 55 क्वेश्चन आप 60 में सही कर सकें और रिजल्ट के कगार पर पहुँच सके। उसी तरह से जीएस को मैंने फिर 3 तरह से बांटा है, जनरल स्टडी, जनरल साइंस और अदर्स के रूप में। जनरल स्टडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स को हम सब रखते हैं। हिस्ट्री में 6 सवाल पूछा गया है, ज्योग्राफी में 6 सवाल पूछा गया है, और पोल साइंस में 1 और इकोनॉमिक्स में 1 सवाल पूछा गया है। वहीं यहाँ पर फिजिक्स में, जनरल साइंस में फिजिक्स में 2 सवाल पूछे गए हैं, केमिस्ट्री में 3 सवाल पूछे गए हैं, बायोलॉजी में 7 सवाल, और टेक्नोलॉजी से यहाँ पर सवाल देखने के लिए नहीं मिला। टेक्नोलॉजी का मतलब मैंने अंतरिक्ष विज्ञान को रखा था, इसलिए यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान से कोई भी सवाल पूछा नहीं गया था। अदर्स में जो सब्जेक्ट मैंने बंटवारा किया है उसमें मिसलेनियस के मैंने 6 सवाल को रखा है। 6 सवाल यहाँ पर 3 सेट में आ चुके हैं, और स्पोर्ट्स यानी खेल कूद से 3 सवाल हैं, और करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर सभी आप अदर्स के सब्जेक्ट के सारे सवालों को जोड़ें तो 14 क्वेश्चन आ चुका है, साइंस के सारे सब्जेक्ट को जोड़ें तो 12 क्वेश्चन आ चुका है, और जनरल स्टडी के सभी सब्जेक्ट को जोड़ें तो 14 क्वेश्चन आ चुका है। यानी सभी मिल करके लगभग 40 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो किसी तरह से भी वो 60 और 40 का आंकड़ा पूरा करके ही 100 क्वेश्चन को दिया जाएगा, और आपको इस परीक्षा में 25 का टारगेट जीएस में रखना है, साथ ही मैथ और रीजनिंग में 55 का टारगेट रखना है। ये दोनों आपकी 80 नंबर का टारगेट है। जैसे रिजल्ट तो 70 नंबर पर बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन हम 80 नंबर इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि आपको मेरिट में परेशानी नहीं हो और आसानी से आप सीधे ज्वाइनिंग कर सकें। तो दोस्तों, आज आपने इनका ब्यौरा सेट नंबर 3 का देखा, कौन सब्जेक्ट से कौन कौन सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम इनके सवालों को देखेंगे। तो आइए इनके सवालों को शुरू करते हैं। सेट नंबर 3 का पहला सवाल है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज यानी ये मेंसुरेशन से सवाल है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है आपके पास, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, इसका मान दिया है 24√3, और आपको पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का ही परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी तीनों भुजाओं का योग आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें भुजा मालूम होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा, फॉर्मूला पर आधारित है 3 गुने भुजा। तो अगर हम 3 गुने भुजा निकालेंगे तो हमें भुजा चाहिए,
और याद रखिए मेंसुरेशन का एक नियम है कि जो दिया है उसी के द्वारा कोई अगला चीज ज्ञात हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3y4 गुने भुजा स्क्वायर। और देखिए आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 24√3। √3 से √3 कैंसिल कर देंगे। अब ये जाके इसके साथ गुना करेगा तो हो जाएगा a² बराबर 24 चौक 96। तो a का मान हो जाएगा √96। 96 को तोड़ेंगे 16 गुने 6 में, 16 छक 96 होता है, तो तोड़ दिए। 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 और 6 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए 6 ऐसे ही रह जाएगा। तो हमारे पास भुजा कितना निकल गया, 4√6। अब यहाँ पर परिमाप पूछा है तो बस भुजा को गुना कर देंगे रख के। तो 3 गुने 4√6, तो 4 तिया कितना 12√6। देखिए आपके कौन से ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था, परिमाप आपसे पूछा गया था। परिमाप निकालने के लिए 3 गुने भुजा यानी भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो भुजा जो चीज़ दिया है उसी के द्वारा निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 24√3 दिया हुआ है। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 24 चौक 96। a का मान ये स्क्वायर उधर जाकर रूट में बन जाता है, तो 24√96 हो गया। अब √96 को तोड़ दिए हम 16 गुने 6 में। 16 का वर्गमूल देखिए, जब भी अंदर वाले ऐसे अंक होते हैं ऐसे भागों में तोड़ना होता है जिसमें वर्गमूल निकल सके। तो इसलिए मैंने 16 का वर्गमूल निकल रहा है, इसलिए 16 गुने 6 में तोड़ा है। तो 16 का वर्गमूल 4 और 6 का वर्गमूल नहीं निकल पाया, तो ये भुजा निकल गया। बस भुजा का मान पुट कर दिए, परिमाप निकल गया। चलिए आते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। ये आपका सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर दूसरा क्या है, दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि देखिए ये आपका बायोलॉजी का सवाल है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, मूलभूत इकाई। तो इसको जीवन की मूलभूत जो इकाई है वो कोशिका है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में होता है और कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने पता लगाया था। तो ये सवाल है आपके कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। दूसरा का आंसर कोशिका हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि हाइड को HIDE हाइड को लिखा जाए 1440, वाइड को क्या लिखा जाएगा, यही सवाल है आपके पास, है ना। तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का सवाल है। तो कोड आप लिखिए, H का मान 8 होता है, I का मान 9, D का मान 4 और E का मान 5। और इतना आपको लाना है। तो 9 8 72, 72 5 20, तो 72 गुने 20 कीजिए तो आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ऊपर वाले सभी अंक जो आप कोड लिखे हैं HIDE हाइड, तो हाइड का H का मान 8, I का मान 9, D का मान 4, E का मान 5, सभी को आपस में गुना कर देंगे तो 1440 आ जाएगा। तो उसी तरह से W का मान 23 होता है, I का मान 9 होता है, D का मान 4 होता है, E का मान 5 होता है। अगर इन सब को आप गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर 4140 आ जाएगा। इस बात का ध्यान देना है। तो करना कुछ नहीं था, बस उसके कोड को आपस में गुना करके अंक का मान निकालना था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, मिटा देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो। दोनों ओर का मतलब है बाईं तरफ से भी और दाएं तरफ से भी, दोनों तरफ से कितवां स्थान पर है, 14वां स्थान पर। देखिए ये आपका बायां स्थान होता है, बायां तरफ से होता है, और ये आपका दायां तरफ से होता है। तो सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति दोनों ओर से यानी बाएं तरफ से भी गिने या दाईं तरफ से भी गिने, तो दोनों ओर से वो 14वें स्थान पर है। एक बात बताइए, अगर इस तरफ से वो 14वें स्थान पर होगा तो इसका मतलब है कि इधर 13 व्यक्ति होगा, तभी तो 13 के बाद वो 14वां स्थान लिया होगा। और अगर इधर से भी 14 स्थान पर है तो इधर से वो 13 व्यक्ति को पार किया होगा, तभी तो 14वां स्थान पर गया होगा। तो सवाल में आपसे पूछा कि दोनों ओर से अगर 14वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 13 + 13 26 और एक व्यक्ति 27 व्यक्ति टोटल हैं। इस बात का ध्यान रखना है। फिर से 13 व्यक्ति इसके पहले हैं, 13 व्यक्ति इसके इधर पटी हैं, तो 13 13 26 और एक 27, क्योंकि ये दोनों तरफ से 14वां स्थान पर है। इस बात का ध्यान रखिए। तो इसके आंसर क्या होंगे, 27। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम छिद्रयुक्त है। ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, ये आपको मिट्टी ज्योग्राफी में पढ़ना है,
गाद भरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और खारी मिट्टी। तो देखिए चिकनी मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें सबसे कम छिद्र होता है, इसलिए वो चिकना होता है ना। और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी है। और लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और मंगल ग्रह का रंग जो है इसी कारण लाल है, क्योंकि वहाँ लाल मिट्टी है और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो यहाँ पर चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में छिद्र कम होता है। चलिए आते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए जीएस में ज़्यादा डिटेल हम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैथ और रीडिंग को ही बेहतर तरीके से बताऊँ, साथ ही जीएस के कुछ सवालों को कुछ दूरी तक ले चलूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक दुकानदार 20% और 10% के दो अनुक्रमिक छूट देता है। अनुक्रमिक का मतलब है लगातार छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है। कहता है इसका मूल कीमत ज्ञात कीजिए या वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका वास्तविक मूल्य है और इस पर 2 छूट दिया, तो ये आपका मेन जो है, जो कहता है कि उसने 108 रुपया पाता है, यानी जो अदा करता है या फिर पैसा जो प्राप्त करता है वो पाता है पैसा, उसके बारे में चर्चा किया है। तो उसने कितना पैसा पाया, मतलब प्राप्त किया पैसा 108 रुपया, लेकिन 2 छूट पर पाया। पहला छूट उसे मिला है 20% का छूट मिला है और दूसरा छूट उसे 10% की मिला। कहने का मतलब है कि एक वस्तु का कुछ कीमत है जिस पर पहले 20 का छूट दिया गया, फिर 10 का छूट दिया और उस वस्तु का कीमत 108 रुपया हो गया। तो आपसे यही पूछना चाहता है कि बताइए पहले वस्तु का कीमत कितना था। सवाल समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मैं ये आपके चैप्टर में पढ़ाता हूँ ऐसे जनरली कि अगर रिलेशन उल्टा हो, जैसे अगर देखिए ये बाद का चीज़ निकालना है, अगर बैक पीछे जाना होता है हमें पीछे की ओर, तो उल्टा रिलेशन करते हैं, यानी 108 पहले लिख लेते हैं, उल्टा करने के लिए 100 को ऊपर रखते हैं और जो 20 का छूट यानी हानि 80, फिर 100 को ऊपर रखेंगे और 10 का छूट यानी 90। अगर उल्टा रिलेशन है तो लाभ हानि नीचे आता है और अगर रिलेशन सीधा आगे की ओर बढ़ता है तो लाभ हानि ऊपर रखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन में 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दिए, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 50 मरते, 50 तिया कितना 150, यानी वस्तु का कीमत 150 रुपया था और उसे 2 छूट देने के बाद 108 में बेचा गया। देखिए इस चीज़ को आप दूसरा तरह से प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 150 रुपया का वस्तु था और 20 और 10 का लगातार छूट देकर हमको आगे बढ़ना है, तो 20 का छूट दिए तो 80/100 और 10 का छूट दिए तो 90/100। अभी तुरंत बोले थे कि अगर उल्टा आना रहेगा तो उलट के लिखेंगे और अगर सीधा जाना है तो जैसे लिखा था उसी तरह से लिखेंगे। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब 50 तिया 150, 50 दूनी 100 और 2 चौके 8, क्लियर। देखिए 4 तिया 12, बरनमा 8 से 108 आ गया। तो यहाँ से भी आप यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ। तो परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, कभी यहाँ दे देगा और ये पूछ देता है, कभी यहाँ दे देता है ये पूछ देता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस सवाल में यहाँ से यहाँ पूछा गया था, तो 150 इसके क्या हैं आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को ले लेते हैं, ठीक है। कहता एक बुक शेल्फ के किसी हिस्से में 30 पुस्तकें विज्ञान, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी उपन्यास से संबंधित है। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, साइंस, विज्ञान यानी जीके कह देते, सामान्य ज्ञान तो जीके, इंग्लिश और हिंदी। ये 4 तरह के बुक हैं और रखे हुए हैं। कहता है सवाल में कि प्रत्येक विज्ञान की पुस्तक एक अंग्रेजी साहित्य के पुस्तक के आगे रखी गई है। देखिए सवाल में पॉइंट को पकड़िएगा, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक विज्ञान की जो पुस्तक है अंग्रेजी साहित्य पुस्तक के आगे है। अंग्रेजी साहित्य के पुस्तक के आगे है विज्ञान की पुस्तक, अंग्रेजी साहित्य के आगे कर दी। देखिए इधर पट्टी हम आगे कर रहे हैं तो इधर पट्टी हम क्या कर दिए आगे। मान लेते हैं ये सीरीज हम ऐसी तरह से बना रहे हैं, ये आगे का है ये पीछे का सीरीज है। तो अंग्रेजी कहता है प्रत्येक विज्ञान की पुस्तक अंग्रेजी साहित्य के आगे है, अंग्रेजी से आगे है, ठीक है। कहता है कोई भी सामान्य ज्ञान पुस्तक विज्ञान पुस्तक के आगे नहीं है। विज्ञान पुस्तक के आगे सामान्य ज्ञान नहीं है, तो सामान्य ज्ञान कहाँ होगा, पीछे मान लेते हैं, ये पीछे हो गया सवाल। या फिर यहाँ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है सवाल में। अब कहता है कोई सामान्य ज्ञान पुस्तक विज्ञान पुस्तक के आगे नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी पुस्तक कभी भी एक दूसरे के अगल बगल में नहीं है, यानी यहाँ हिंदी नहीं बैठ सकता है। तो जीके को हम यहाँ बैठा लेते हैं और हिंदी को यहाँ बैठा लेते हैं। देखिए हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग हो जाएगा। अब सवाल में कहता है यदि बाईं तरफ
विज्ञान की पुस्तक हो। बाईं तरफ देखिए सबसे पहले कौन है, विज्ञान की पुस्तक है। तो कहता है दाईं ओर पुस्तकों का संभावित क्रम क्या है। दाईं ओर से संभावित क्रम पूछा गया है। देखिए अगर दाईं तरफ से पूछा जाएगा तो पहले हिंदी होगा, फिर जीके होगा, फिर इंग्लिश होगा और फिर साइंस होगा। लेकिन क्या सारी बातों को पहले हम मिला लेते हैं। फिर से एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। 30 पुस्तक रखे हुए हैं, जिस तरह से रखे होंगे। कहता है सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी के उपन्यास हैं। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास। प्रत्येक विज्ञान की पुस्तक अंग्रेजी साहित्य के आगे है। अंग्रेजी के आगे है कौन, साइंस की पुस्तक, ठीक है। कहता है प्रत्येक सामान्य ज्ञान पुस्तक के आगे एक हिंदी उपन्यास है। प्रत्येक सामान्य ज्ञान पुस्तक के आगे, प्रत्येक सामान्य ज्ञान पुस्तक के आगे एक हिंदी उपन्यास है। देखिए सामान्य ज्ञान के आगे हिंदी उपन्यास है, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर जैसे ही सामान्य ज्ञान के आगे हम हिंदी को करेंगे तो हिंदी इंग्लिश एक साथ हो जाएगा। ये सवाल में गड़बड़ी है, सवाल कहीं न कहीं मिसप्रिंटिंग किया हुआ है, इसलिए आप इस सवाल को क्रॉस कर देंगे। 7 नंबर सवाल गलत बनाया हुआ है, कहीं न कहीं इनके क्रम में दिक्कत है, सवाल कुछ और होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल है कि 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीती थी। ऑप्शन है मोनिका राजुद्लोविक, पिया बुर्तबैक और असियादना और ओल्बिया जॉर्डन। तो इसके आंसर हैं पिया बुर्तबैक, है ना, इस बात का ध्यान देना है। ये पिया बुर्तबैक जो है 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीते थे। नाम इतना टेढ़ा है ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये सब उस समय के करंट का सवाल है 2015 का। चाणक्य, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो इसके आंसर क्या जाएंगे, विष्णुगुप्त। ऑप्शन में देखिए विष्णुगुप्त बैठा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 लिखा, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 3 √121 माइनस √361 बटा √529 और प्लस 2 √36। तो कुछ नहीं, वर्गमूल निकालना है। 121 है तो 121 का 11 है, तो 11 इसका वर्गमूल होगा, तो लिख देंगे 3 × 11 माइनस 361 19 का है, तो 19 लिख देंगे। 529 जो है वो 23 का वर्गमूल है, तो 23 प्लस करेंगे, और 36 जो है 6 का है। तो देखिए 11 × 33 माइनस 19 बटा 23 प्लस 6 दूनी कितना 12। कैलकुलेशन कर लेना है, इसका जो आंसर आएगा 33 माइनस 19 और 23 प्लस 12, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएंगे आपके। 2/5 इसके आंसर आ जाते हैं। 2/5 आपको लाना है। कैलकुलेशन कुछ आप भी कीजिए, सब कुछ हम पर ही छोड़ दीजिएगा तो सेट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जब आप सेट सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका कुछ ना कुछ मैथ जरूर पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप कैलकुलेशन से मत भागिए। अगर कैलकुलेशन से आप भाग जाइएगा तो फिर सवाल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कुछ काम हम आपके लिए भी छोड़ देना चाहते हैं, कुछ काम आप भी कीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक। तो इसके आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इस बात का ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ दिया था कि कब किया था, तो 1828 में। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। 3 + 2 × 6 - 4/5, और ये करके 10 मेरे पास आना चाहिए। तो ये सवाल में पूछा है कि किन 2 चिन्हों को बदलना है हमें। तो देखिए ऑप्शन में सभी चिन्ह दिए हुए हैं, आपको 2 चिन्ह बदलना है। जैसे मान लीजिए पहला चिन्ह प्लस है, तो प्लस में देखिए प्लस और गुना को है, प्लस और गुना को चेंज करना है, इन दोनों को आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है, प्लस और माइनस में है, तो प्लस माइनस के साथ चेंज कर सकते हैं। गुना और भागा है, गुना और भागा को चेंज कर सकते हैं। और चौथा नंबर में प्लस और भागा है, प्लस और भागा को चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके अंक चेंज कर करके 10 लाने हैं। तो करना कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, आपको अंक चेंज कर देना है। जैसे मान लिया जाए हम डी नंबर ऑप्शन से उठाते हैं, तो 3 और प्लस है, तो पहले हम प्लस और भागा को बोला चेंज करने के लिए, तो प्लस के जगह पर भाग ले आते हैं। गुने 6 - 4 + 5 बराबर कितना 10 आना चाहिए मेरा, ये हमको आना चाहिए। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, 3/2 × 6 - 4 + 5, ये लिखा हुआ है। तो देखिए काटेंगे तो 2 तिया 6 3 तिया कितना 9, 9 - 4 + 5, क्लियर। तो 9 5 14 में से 4 गया तो बचा कितना 10, आंसर आ गया इसका। तो करना कुछ नहीं था, बस ऑप्शन से लगा करके इसको चेंज कर करके सॉल्यूशन करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो कृष्णा एक ऐसी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 14 जो है 90 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 90 मीटर, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, चाल इसका दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है चाल की चाल से 15 सेकेंड में एक पुल को पार करती है। टाइम भी दे दिया है कि 15 सेकेंड में ही एक पुल को पार कर जाती है। तो बताइए पुल की लंबाई क्या है? देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है या कोई नदी पार करती है तो उसकी लंबाई जुट जाती है। तो कुल दूरी बराबर आप पढ़े हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय पढ़ चुके हैं, यानी स्पीड और टाइम को गुना करना है तो आपका निकलता है, ये आपका फार्मूला हो गया। तो दूरी आपके पास 90 मीटर दिया हुआ था, याद रखिए, लेकिन यहाँ पर दूरी अभी तुरंत बोले हैं हम कि जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो लंबाई जुट जाती है। तो पुल की लंबाई x मान लिए, तो ये जुट गया, दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल, चाल है मीटर प्रति सेकेंड में 15 और समय दिया हुआ है 15। देखिए मीटर प्रति सेकेंड में है, ये भी मीटर में है, तो चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसको कह देंगे 90 प्लस x बराबर 15 का स्क्वायर 225, 15 गुने 15, x का मान 225 माइनस 90 घटा देंगे तो 5 और 22 में से 9 गया 13, 135। आपके ऑप्शन नंबर बी में 135 मीटर का प्लेटफॉर्म है। याद रखिए जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो लंबाई जुटती है, इसलिए दूरी बराबर लंबाई दोनों जोड़ के लिखे हैं, चाल गुने समय, एस का मतलब चाल है, यहाँ पर चाल गुने समय किए हैं, चाल और समय को गुना करके कर दिए। दोनों एक जाति में होना चाहिए, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलता है। एक आदमी है, क्वेश्चन नंबर 16 में एक आदमी है जो 4 किलोमीटर पर आवर के गति से 3 घंटे तक चलता है। कितना देर चलता है? 3 घंटे तक। कहता है समान दूरी वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर आता है। वही दूरी को, यानी जो दूरी जितना भी तय करेगा, 4 किलोमीटर प्रति आवर गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी, तो देखिए पहले अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा अगर व्यक्ति का चाल है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटा में 4 किलोमीटर। तो सोचिए 3 घंटा में कितना चल चुका होगा? 4 तिया कितना? 12 किलोमीटर। तो अब सवाल में कहता है वही दूरी यानी समान दूरी यानी 12 किलोमीटर को वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आता है, तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सोचिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आएगा, उसको 12 किलोमीटर चलना है और 16 किलोमीटर के समय से चाल से आएगा, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो 12 किलोमीटर तय करना है, लेकिन चाल उसको 16 किलोमीटर तय करना है। याद रखिए एक आपका किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर भी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों को एक ही जाति में है, तो चेंज करना तो है नहीं। तो देखिए ये 12/16 काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी 3/4 आवर का टाइम लगेगा। तो सब मिनट में ऑप्शन है, तो 3/4 आवर को 60 से गुना कर दीजिए, 15 चौके 60, 15 तिया 45 मिनट। 45 मिनट में उतनी दूरी को तय कर लेगा। चलिए फिर से एक बार सवाल को समझते हैं। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 3 घंटा चलता है, तो 3 घंटा में कितना दूरी? 12 किलोमीटर। अब इसी दूरी को 16 के चाल से तय करना चाहता है, कितना समय लेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 12 किलोमीटर तय करना है और चाल दिया हुआ था, मान निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो गुरुचरण सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा चुका है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? नोबेल धातु में जैसे हीरा हो गया, प्लेटिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब नोबेल धातु है, महंगी धातु है। तो ऑप्शन है लोहा, कांस्य, चांदी, एल्युमिनियम। तो इसमें तो आपका सोना या फिर आपका हीरा या प्लेटिनियम तो है नहीं, तो इसमें चांदी को आंसर मारेंगे, तो आंसर इसके बी हो जाएंगे। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो ये 2015 के करंट अफेयर से संबंधित सवाल है, तो इसके आंसर है बिग हीरो, है ना, इस बात का ध्यान रखना है, बिग हीरो। तो उस समय के सवाल आए हुए हैं, फिर भी आप ध्यान रखिए 2015 में बिग हीरो को 2019 का जो है एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। एक निश्चित कूट भाषा में, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं।
एक निश्चित कूट भाषा में पोर्ट PORT पोर्ट को कहते हैं 2491 और म्यूस आपका म्यूस लिखा हुआ MUCE, इसको लिखा गया है 6538। तो कहता है कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा, COMPUTER, कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा। तो करना कुछ नहीं, बस अंक मिलाना है। M देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए C आया, तो C के लिए क्या लाया है 3, फिर O आया तो O के लिए क्या लाया है 4, सब के लिए अपना अपना अंक दिया हुआ है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए M के लिए क्या लाया है 6, P देखिए P के लिए क्या लिखा हुआ है 2, U के लिए क्या लिखा हुआ देखिए 5, T के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है 1, और E के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है E के लिए 8, और R के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है 9। बस क्या करेंगे, इसको सजा देंगे 34 62 51। तो ऑप्शन में देखिए कौन ऑप्शन में है भाई, तो 34 62 51 और 89 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो 20 का आंसर कितना हो गया, ए नंबर। ये सब देखिए बहुत आसान सवाल है रीजनिंग का, आप इन सब में बिल्कुल गलती मत कीजिए। 21 नंबर कहता है प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। टाइटैनिक बहुत बड़ा एक जहाज था और ये डूब गया था समुद्र में। तो ये जो जहाज है वो ब्रिटेन का था, यूके का। तो ऑप्शन क्या है इसका, ग्रेट ब्रिटेन आंसर है। तो इसके आंसर देंगे ग्रेट ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22 पर। देखिए आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेट प्रैक्टिस में थोड़ा सा स्पीड दिखाएं, कोशिश करें कि जल्दी बनाएं इसे, क्योंकि सेट प्रैक्टिस एक आदत भी होती है। अगर आप सेट प्रैक्टिस में धीमा आदत बना लेंगे तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। यदि एक संख्या के 2/3 का 1/400 है, एक संख्या का, संख्या आप x मान लीजिए, एक संख्या का 2/3, एक संख्या का 2/3 का मतलब गुना 1/4, एक संख्या का 2/3 का 1/4 जो है वो कितना है लिखा हुआ 100। तो काटेंगे पहले तो 2 से ही कट गया, 2 दूनी 4 हैं काट दिए, 3 दूनी कितना 6, तो x/6 बराबर 100। तो x का वैल्यू कितना 600, वो संख्या कौन है 600, आंसर बी में बैठा हुआ है। चलिए 22 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है सो देखिए। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा गर्त यानी गड्ढा है। पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा गर्त है वो मेरियाना गर्त ही है जो प्रशांत महासागर में है। चलिए 24 नंबर सवाल है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन होती है। मानव शरीर में कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है जिसको अस्टेपिज बोलते हैं, और मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है जिसको फीमर बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अस्टेपिज इसके क्या है आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है। हेमिंग बर्ड जो है, हमिंग बर्ड जिसको आप बोलते हैं, ये पीछे भी उड़ सकता है, पीछे की ओर भी उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ये सब क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखिए, ये सब बुक में आपको नहीं मिलेंगे, कुछ अल्टर सवाल हैं, इसे हम मिसलेनियस में रखते हैं, और इन सवालों का आप डायरेक्ट आंसर याद रखें क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए कहता है यदि sin थीटा बराबर √3/2 तो कहता है tan थीटा का मान बताइए। तो देखिए ये भी फार्मूला पर है, हम पहले भी पिछले 2 सेट में बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति फार्मूला से बाहर नहीं है। sin थीटा √3/2 जो है वो sin 60 का वैल्यू है, याद रखिए। इस sin कितने का वैल्यू है, sin 60 का वैल्यू है। √3/2 जो है sin 60 का वैल्यू होता है, मान होता है। तो sin से sin कैंसिल होगा तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री। तो tan थीटा का वैल्यू पूछा है, तो tan और थीटा जगह पर 60 डिग्री का मान पुट करेंगे तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। याद रखिए। देखिए आप मान को याद रखिए, त्रिकोणमिति के सवाल बहुत हार्ड नहीं होते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो sin थीटा √3/2 यानी 60 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो tan 60 का मान √3। थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर दिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर का नाम देखिए, ऑप्शन इसमें क्या क्या, कैनबरा है, सिडनी है, मेलबोर्न है, पर्थ है। देखिए सबसे घनी आबादी सिडनी में है, और सिडनी जो है एक बहुत खास नाम है, याद रखिए।
सिडनी का एक बार बार सवाल आता रहता है कि सिडनी किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो डार्लिंग नदी का नाम है। डार्लिंग नदी किनारे जो है सिडनी बसा हुआ है। थोड़ा सा हंसी आ रहा होगा लेकिन ऐसा ही बिल्कुल नाम है। और कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सवाल में पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन है, तो सिडनी है जो डार्लिंग नदी किनारे बसा हुआ है और इसकी राजधानी का नाम कैनबरा है, इस बात का ध्यान रखिए। तो कभी कभी सवाल में पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। यदि एक वस्तु को 3735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ कमा ले। देखिए 3735 रुपये में बेचने पर 10 का हानि हो गया। मान लेते हैं अगर 100% का वस्तु होगा तो 10% का हानि का मतलब कितना हो गया, 90%। तो 90% वस्तु को अगर 10% हानि में बेच रहा है यानी 90% में बेच रहा है, तो रुपया में कितना बेच रहा है, 3735 रुपये में बेच रहा है। सवाल में कहता है 10% हानि में बेच दिया, तो 10% हानि यानी 90% में बेच दिया, लेकिन रुपया में कितना बेचा है, 3735 रुपया में। तो कहता है बताइए कि 10% लाभ में बेचेंगे कितना, तो 100 रुपये का वस्तु था, 10 के हानि पर बेचे तो 90 और 10 के लाभ पर बेचिएगा तो कितना हो जाएगा, 110%। इसी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 90% इसको आप कट भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधे लिख सकते हैं 3735 बटा 90 गुने 110, क्योंकि 110 का वैल्यू निकालना है। अब इसको काट छाट कीजिए। देखिए इसको 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 1 बच गया, 9 एकम 9, तो 4 9 पचे 45, यानी 415 गुने 11 करिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर है आपके पास 30 नंबर। क्वेश्चन को मिटा देते हैं, कैलकुलेशन गुना तो आप खुद कर लीजिएगा इतना। चलिए देखिए आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करें बस हिंट लें और कवर कर लें, और थोड़ी सी आप मेहनत करें। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए थोड़ा मेहनत करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, लिखा हुआ है JESUS, जीसस कोई लिखा है EZNPN, तो कहता है जैक को क्या लिखा जाएगा, JACK। देखिए बाबू इस बात का ध्यान रखिए, सबसे पहले सवाल ही कोडिंग डिकोडिंग का है। तो कोडिंग तो आपको याद होना चाहिए। J का मान 10 होता है, E का मान 5, S का मान 19, U का मान 21, S का मान 19, E का मान 5, Z का मान 26, N का मान 14, P का मान 16, N का मान 14। तो देखिए क्या क्या करना, देखिए कितने का अंतर है, गौर कीजिए, 5 का अंतर है। यहाँ भी देखिए 5 का अंतर है। अगर आप बैक गिनिएगा, उल्टा गिनिएगा, E के बाद आप उलट के गिनिएगा तो DCBA आ जाएगा, Z 26। देखिए इन दोनों भी 5 का अंतर है, 21 और 16 में 5 का अंतर है, सब में कितने का, 5 का अंतर है, तो आपको 5 कम कर देना है। सब में क्या किया है कि देखिए J का मान 10 है तो 5 कम किया है, यहाँ पर A है तो 5 कम किया है, सब में 5 कम किया गया। तो J का मान 10 है, 5 कम कीजिएगा तो E आ जाएगा। A है तो A को देखिए अगर आप इसमें 5 कम कीजिएगा, A का मान 1 होता है, तो देखिए यहाँ पर आप कम कीजिएगा तो 26, 25, 24, 23, 22 भी हो जाएगा। ऐसे भी 22 5 27 होता है, तो 27 आने का मतलब है कि एक जादू हम फालतू ले रहे हैं। देखिए C है यहाँ पर, तो C यहाँ पर है, देखिए C के बाद B लिखिएगा आप, उसका A लिखिएगा, फिर Z लिखिएगा, फिर Y लिखिएगा, फिर X लिखिएगा तो X हो जाएगा। और K का मान 11 होता है, तो 11 में से अगर 5 कम कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी F हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में EVXF, ऑप्शन नंबर B में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, B। तो करना कुछ नहीं था, बस सब में 5 कम किया गया तो सब में 5 कम कर देंगे। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बिल्कुल आप पढ़ चुके होंगे, अगर सेट बना रहे होंगे तो कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ कोड याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है सो देख लेते हैं। कहता है 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य 15.5 है। अंकगणितीय माध्य का मतलब होता है औसत। तो 20 निरीक्षण यानी 20 संख्या है जिसका औसत कितना है, 15.5। तो औसत गुने संख्या बराबर योग होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आपको कि जब भी सवाल में याद रखिए, औसत के सवाल में अगर औसत दे दिया जाए और संख्या दे दिया जाए तो योग उसमें निकलना ही निकलना है। तो देखिए आपको संख्या 20 दे दिया है और औसत दे दिया है, तो योग हम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। औसत बराबर होता है, या योग निकालने के लिए योग का फार्मूला होता है, आप औसत गुने संख्या गुना कर देंगे, योग निकल जाएगा। तो देखो वही काम किए हैं, तो आप गुना करिएगा तो देखिए मान निकल जाएगा। इसको तोड़ देते हैं बटा 10 में, तो इसको काटेंगे तो कितने मरते, 2 मरते कैंसिल, 155 दूनी, तो 5 दूनी 10, 15 30 31 300 कितना 10। अब सवाल में बोला है बाद में यह पता चला कि गलती से 24 के बजाय 42 लिखना था 24 लेकिन गलती से 42 लिखा गया।
तो ज़्यादा लिखा गया ना, लिखना कम था 24, आप 42 लिख दिए। देखिए कितना ज़्यादा लिख दिए, तो 12 में से 4 गए 8 और 3 में से 18 जो है आप एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। तो 18 जब एक्स्ट्रा लिखे होंगे तो इसका मान बढ़ गया होगा 18। तो 18 इसमें से पहले हम कम कर लेंगे भाई, क्योंकि गलती से लिख लिए हैं। तो देखिए 10 में से 8 गया तो 2 और ये 30 हो गया, 30 में से 1 गया तो 29। देखिए कितना बचा 292, 92। अब कहता है सही माध्य का पता लगाइए। अब औसत कितना है, तो सोचिए संख्या तो आपका 20 ही है, उसका औसत था 15.5, गलती किए जिसके कारण 310 हो गया था, 42 लिखा गया था 24 के जगह पर। अभी 292 है जो इसी 20 का औसत रहेगा। चलिए आधा करते हैं तो हो जाएगा 2, 4 दूनी 8 और 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 146, 146 बटा 10 यानी 14.6, 14.6 इसके क्या है आंसर। औसत निकालना था, तो औसत जो है 42 बढ़ गया, ज़्यादा आप लिख दिए हैं, तो 42 जो आप एक्स्ट्रा लिखे हैं उसको कम कर दिए। अब 20 संख्या था, 20 से मार दिए, भागा तो निकल गया औसत। औसत बराबर होता ही है योग बटा संख्या, योग बटा संख्या कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाती है। मूलधन का पता लगाना है, पी का मान आपको ज्ञात करना है, आर का मान दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है 9 माह लिखा हुआ है महीना, और हो जाता है, इसका मतलब है अमाउंट दिया हुआ है 1000 रुपया। कहता है मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज की इतना के दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है, यानी मिश्र धन बन जाता है। तो देखिए ऐसे सवाल में सबसे पहला चीज़, ये जो 9 माह है इसको वर्ष में आप लाइए। तो 9 महीना को 12 से भागा देंगे तो वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि 12 महीना का एक वर्ष होता है इसीलिए। अब देखिए इसको शॉर्ट में बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं बनाने के लिए, लेकिन अगर आप मेथड से बनाना चाहेंगे तब भी तो दोनों हम समझा देते हैं आपको। देखिए अगर ब्याज निकालिएगा, एक फार्मूला होता है SI बराबर PRT बटा 100। तो ब्याज तो मेरे पास दिया हुआ नहीं है, तो अमाउंट में से ब्याज घटाया जाता है। मान लेते हैं ब्याज को X मान लेते हैं। अब P का मान आपको नहीं दिया हुआ है, R का मान गायब T बटा 100। तो देखिए बाबू यहाँ पर 1000 लिख देंगे, -x कर देंगे। P का मान आपके पास दिया हुआ है, सवाल में नहीं है। मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं, मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो ब्याज निकलता है। तो मूलधन तो आपके पास दिया हुआ नहीं है, तो मूलधन को P रहने देते हैं। तो P और R के मान 8 डेल है, T का मान 9 महीना है, तो 12 से भागा गुने 100। तो ये तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो बिल्कुल आंसर आ जाएंगे आपके। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी से देखिए, दूसरा तरीका इसका क्या है कि R और T को गुना कीजिएगा तो ब्याज प्रतिशत में निकलेगा। तो देखिए R का मान है 8 और T का मान है 9/12, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3 तियाई 9, यानी 3 दूनी 6% क्या है ब्याज है। तो याद रखिए 6% ब्याज है। यहाँ पर आपका अमाउंट 1000 दिया हुआ है, तो कहेंगे 106% बराबर 1000। तो 1% का वैल्यू कितना 1000 बटा 106, और 100% का वैल्यू निकालेंगे अपने आप में मूलधन 100% होता है, तो 1000 बटा 106 गुने 100। इसमें भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक है। अब यहाँ काटिएगा तो देखिए यहाँ 2 से 50 मरते कैंसिल, तो ये क्रॉस गुना करेगा और उसी तरह सोल्यूशन करेगा तो आपका आंसर इसमें भी आ जाएगा। दोनों में आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आपका मिल जाएगा, आंसर में आपको गड़बड़ नहीं होगा। आंसर देखिए पॉइंट में है, इसीलिए आपको यहाँ पर इतना काम करना पड़ रहा है। याद रखिए 106 से भागा मारना है। देखिए NTPC जो सवाल पूछता है बिल्कुल वो कैलकुलेटिव ही देता है, जानता है कि लड़कों का टाइम बर्बाद करना है, वेस्ट करना है, इसीलिए तो देता है। फिर भी आपके पास टाइम काफ़ी है, CBT 1 में आपके पास टाइम अच्छा है बनाने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1.5 घंटे का टाइम मिलता है 100 सवाल के लिए, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुनिए। गाय, डायनासोर, शेर, सांप और बंदर। देखिए गाय, शेर, सांप, बंदर सभी अभी वर्तमान में आपको मिल जाएंगे, लेकिन डायनासोर अभी नहीं मिलेंगे। डायनासोर मिसोनजोइक युग में होते थे, अभी नहीं होते हैं, तो डायनासोर इसके आंसर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 5 लीटर चीनी है। क्वेश्चन नंबर 34 है बाबू, याद रखना। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 5 लीटर क्या है चीनी है, उसमें 5 लीटर चीनी का मिश्रण है। तो मिश्रण तो चीनी के साथ एक और वस्तु है कोई, मान लेते हैं पानी होगा।
5 लीटर घोल बना हुआ है चीनी प्लस पानी का। कहता है 6% चीनी है। इस 5 लीटर घोल जो है, ये 5 लीटर घोल में चीनी और पानी है, तो इस 5 लीटर घोल में 6% क्या है, चीनी है। कहता है 1 लीटर पानी वाष्प के द्वारा वाष्प बन करके उड़ जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताइए। देखिए घोल 2 चीज़ों से बना था, चीनी और पानी से, तो आप इसको ट्रिक पर ही बना सकते हैं। ट्रिक निकालने के लिए इसका सीधे सीधे मात्रा गुने प्रतिशत बटा मात्रा प्लस माइनस कमी या वृद्धि। अगर वृद्धि करेगा तो प्लस करेंगे और कमी करेगा तो माइनस। तो मात्रा कितने लीटर का, 5 लीटर का। प्रतिशत कितना प्रतिशत चीनी है, 6। अब मात्रा देखिए 5 लीटर का था, 1 लीटर तो वाष्प के द्वारा आप क्या किए, माइनस कर दिए 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर घट गया, तो हो गया 6 × 30 बटा कितना, 4। 7 चौके 28 अब 7 5 चौके 20 से 7.5 आपके आंसर आ जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन में है। तो ट्रिक के द्वारा बना सकते हैं। अगर मेथड से बनाइएगा तो तोड़ना पड़ेगा आपको, 5 का 6% निकालना होगा, पॉइंट में आएगा, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप इसको याद रखिए, इसका ट्रिक मिटा दें। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपया है। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। 35 नंबर कहता है ए और बी के वेतन का योग होना चाहिए 25,000 रुपया। सवाल में कहता है वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। वे अपने वेतन का 75% खर्च करने का मतलब हुआ ए भी खर्च करेगा और बी भी खर्च करेगा। तो ये भी अपने का 75% खर्च कर देगा, तो 25% बचाएगा कि नहीं बचाएगा, बताइए। अगर 75% खर्च कर देता है तो बचत कितना करता है, 25%। या दूसरी भाषा में कहिए कि 75% खर्च करता है तो ए अभी 25% बचाए हुए है। ये पैसा क्या किया, खर्च कर दिया, तो ये क्या है, बचत किए हुए पैसा है। अब सवाल कहता है जब ए खर्च किया तो बी भी, क्योंकि वो बोला था, तो ये भी अपने पैसा का 75% खर्च करेगा, तो ये भी अपने पैसा का 25% बचा लेगा। कहता है बचत का अनुपात 14:11 है। बचत का अनुपात, तो अनुपात कर दीजिए, a × 25 बटा b × 25 बराबर 14:11। 25 से 25 कैंसिल, यानी a का वैल्यू 14 और b का वैल्यू 11। तो देखिए a का मान b का मान निकल गया, दोनों मिला के कितना पूरना चाहिए था, 25,000। तो 14 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 बराबर 25,000। काटेंगे तो 1,000 वैल्यू आ गया। 14 में गुना कीजिएगा तो 14,000 बन जाएगा, और 11 में गुना कीजिएगा तो 11,000 बना जाएगा। तो ए और बी का पेमेंट निकल गया। पूछा बता दीजिए उनके वेतन का पता लगाएं, तो वेतन कितना, 14,000 और 11,000। बहुत अच्छा सवाल था, इसको ध्यान समझ लीजिए। ए और बी के वेतन का योग 25,000 है, जिसमें ए भी 75% खर्च करता है और बी भी, क्योंकि वे 75% खर्च कर रहे हैं, यानी दोनों। तो जब 75 खर्च कर देगा तो 25 बचा लेगा, और बचत का अनुपात यानी बटा में दिया हुआ है 14:11। 25 कैंसिल, ए का वैल्यू बी का वैल्यू जोड़ दिए, बराबर 25,000 वैल्यू था। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए 1,000। 14 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 14 से गुना, और बी का वैल्यू 11 है, 11 में गुना कर दिए तो निकल गया 11,000 और 14,000। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर के बाद 36 नंबर। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में। इसका याद रखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में। 37 नंबर, कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। ऑप्शन है वॉलीबॉल, कर्लिंग, बास्केटबॉल और बेसबॉल। बेसबॉल इसका आंसर है, बेसबॉल को ओलंपिक से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं, 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं, तो 15 पुरुष इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। काम तो वही है एक। देखिए इसके लिए फार्मूला है m1d1 बटा w1 बराबर m2। देखिए इसके फार्मूला यूज करेंगे m1d1 बटा w1 और m2d2 बटा w2। तो मैन इंटू डे और वर्क जो है नीचे रखेंगे, तो दोनों के लिए एक काम था। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब तो कटेगा नहीं, तो 8 दूनी 16, 16 बटा 3, एक्स का वैल्यू निकल गया। तो इसी दिन में, इतना दिन में काम कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन देखिए इसमें कितना है, 16 बटा 3 को 5.33 लिखा है, तो आंसर है इसके।
कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर के संबंध में लैन का क्या तात्पर्य है? लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये देखिए कंप्यूटर से 2 सवाल हर हाल में परीक्षा में हैं, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखेंगे। 40 नंबर क्या सवाल है? यदि नंबर 3, 6, 7, ये क्वेश्चन नंबर 40 है, 3, 6, 7, 1, 11, 15, 19, 20, 25, 28 को आरोही क्रम में है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, तो उनका माध्य 15 है। x का वैल्यू बताइए। देखिए बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में 3 के बाद 6 है, 7 है, फिर यहाँ क्या है 11, 11 का 14 है, 19 है, सब तो बढ़ते क्रम में है। इनका माध्य पूछा है। माध्य का मतलब होता है औसत। औसत निकालने पूछा है, तो औसत निकालने के लिए सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड कर करके जितना है सबको जोड़ दीजिएगा और जोड़ के संख्या से भाग दीजिएगा। योग बटा संख्या कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। योग जैसे 1, 6, 3, 9, 9, 7, 16, सब इस तरह से सबको जोड़ते चलना है। जोड़ देने के बाद जितना भी रहेगा संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, संख्या में 10 गिनिएगा, लेकिन योग सबको करना आपका काम है। सबको जोड़ दीजिएगा, जोड़ करके बटा 10 कीजिएगा, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा। अच्छा इसका औसत दे दिया होगा तभी तो, उसका औसत 15 दिया हुआ है। औसत 15 दिया हो, योग जितना आ जाए, योग जितना भी आएगा उसमें प्लस x होगा, क्योंकि x तो जुटेगा नहीं। अब बटा क्या कर देंगे, संख्या आ जाएगा। आंसर संख्या के गो है 10 गो, तो 10 से भागा मारेंगे। ये सब सवाल कैलकुलेशन का है, तो कैलकुलेशन का औसत आप तो पढ़ चुके हैं। ये सब तो बेसिक सवाल है, इस सब में तो कैलकुलेशन आप ही को करना है। टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हैं सिर्फ कि आपका टाइम बर्बाद हो। देखिए 41 नंबर, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? लुई पास्चर, रॉबर्ट बायल या बर्जिलियस या जॉन डाल्टन? तो इसके आंसर हैं बर्जिलियस। इस बात का ध्यान रखना है। वर्तमान में हमारे लिए जो उपयोग रासायनिक प्रतीक है उनके लिए विधि किसने तैयार किया था? बर्जिलियस ने। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य के द्वारा। आंसर है इसके। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई का है। पेन का उपयोग कौन करता है? लेखक। सुई का उपयोग कौन करता है? दर्जी। तो आंसर है क्या? दर्जी इसमें आंसर जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि 1 बिलियन भागा 100। देखिए 1 बिलियन का मतलब होता है 10 करोड़। देखते होंगे आप YouTube पर नीचे लिखा होता है 1 मिलियन व्यू, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी 10 लाख लोग उस वीडियो को देख चुका है ना। तो 1 बिलियन बराबर 10 करोड़ होता है। तो 10 करोड़ को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ को 100 से भागा लगाना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो जाएगा वैल्यू? 10 लाख। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 1 बिलियन बराबर 10 करोड़ और 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ये ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। 45 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 46 में आइए। देखिए कहता है रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है अगाथा क्रिस्टी, सिडनी शेल्डन, एनिड क्लाइटन और जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग को ही हम कहते हैं रॉबर्ट गालब्रेथ। तो इसका आंसर क्या है? डी नंबर, याद रखिए। देखिए जीएस में आप आंसर याद रखिए और इसके व्याख्या को देख के खुद भी समझ सकते हैं। ज़्यादा डीपली समझाने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है। 2 अंकों की संख्या गुणनफल कितना है? 2160, और उनका लघुत्तम दिया हुआ है, लस जो है वो दिया हुआ है बराबर कितना? 180। तो आप पढ़े हैं कि लस गुने मस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो 2 संख्या का गुणनफल तो आपको दिया हुआ है 2160 और लस भी दिया हुआ है 180। अब मस ज्ञात करना है। इसको काटिए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 18 से काटिएगा तो क्या मरते? 8 दूनी 16, 12 मरते कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 12, यानी महत्तम आपके पास निकल गया 12।
तो महत्तम निकल गया, लघुत्तम निकला हुआ है, दोनों संख्या आपके पास दिया हुआ है, तो दोनों संख्या गुणनफल दिया हुआ है। तो देखिए कैसे संख्या कैसे निकालेंगे, 12xy बराबर 180, इसको काटेंगे तो क्या मरते कटेगा 15 मरते, यानी xy का वैल्यू 15। तो 15 कब आ सकता है, 5 और 3 में। तो 12 महत्तम उसको गुना कर देंगे, 12 25 60 और 12 3 36, तो 60 और 36 ही संख्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आंसर 60 और 36 ऑप्शन नंबर किस में है, बी नंबर में। जब x का मान महत्तम निकल गया तो महत्तम किसी भी संख्या में गुना होता है, तो संख्या में गुना कर दिए, लघुत्तम यहाँ दिया हुआ था, बस कैलकुलेशन करके निकाल लिए इसको तोड़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद है क्वेश्चन नंबर 48। मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है, यानी मत्स्य झुंड बोलते हैं मछली के झुंड को, तो कॉलोनी का संबंध किससे, चींटियों के झुंड को कॉलोनी बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि चींटी का जो झुंड चलता है उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, 198 और 78 का HCF ज्ञात कीजिए। ये सब बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 49, 198 और 78 का HCF निकालना है, महत्तम। देखिए ऐसे सवालों में बिल्कुल आप टाइम बर्बाद मत कीजिए। देखिए ऑप्शन से सवालों को डील कीजिए, 8, 6, 8, 9, 6 और 7। महत्तम वह संख्या होती है जो संख्याओं को काटता है। देखिए 9 से 78 कटेगा कभी, 9 ठी 72 आता है, 78 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी 78 नहीं कटेगा, 12 छक 72, 13 छक 78, 13 से कट जाता है, आंसर है 6। महत्तम वह संख्या होती है जो संख्या को काटती है। इन तीनों में से सिर्फ 78 को, दोनों को काटने का है, तो बड़ा को पहले नहीं, पहले छोटे को काट के देखते हैं। तो 6 ही काट सकता है, 9 78 काट नहीं सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं बनेगा और 6 आपका आंसर बन गया। जो सबको काट दे वो महत्तम होता है। ऐसे चीज़ों में टाइम तो बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का 50 है, प्रतीकों को सही सेट का चयन कीजिए। तो क्या देखिए आपको लिखा हुआ है 7 7 7 7 और आपको 14 लाना है। कहता है कैसे गुना भाग करके लाइएगा कि 14 आ जाएगा। देखिए इसमें सेट करने का ऑप्शन आपके पास सब चीज़ दिए हुए हैं और आपको 14 लाना है। तो देखिए 7 7 49 भागा मारिएगा तो 7 आ जाएगा, 7 और प्लस 7 ऐसे भी ला सकते हैं। तो आप यहाँ भी ये भी कर सकते हैं, है ना। देखिए ऑप्शन पर आ जाते हैं, आंसर पर डायरेक्ट डी नंबर ऑप्शन को आंसर इसका बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके आंसर दिए हुए हैं। देखिए प्लस यहाँ पर गुना, यहाँ पर भागा, तो पहले भाग वाला काम होता है। तो 7 प्लस 7 गुने 7 बटा 7, तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। अब यहाँ क्या है, 1 है, तो 7 एकम 7, 7 और 7 मिलके 14। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं सवाल को, नहीं तो फिर आप बना करके देखेंगे इस सवालों को। हम यहाँ पर टाइम बचाने के कारण आपको डायरेक्ट सेट करके बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, इस बात का ध्यान देना है, बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 52 को याद रखते हैं, ध्यान देते हैं। कहता है त्रिभुज गुना ओ का चतुर्भुज, त्रिभुज गुना चतुर्भुज का मतलब है 48। और कहता है गोल है गुने वृत्त गुने त्रिभुज का मतलब है 24। और फिर कहता है इस तरह से आकृति बनी हुई है गुने, इसका मतलब है 8। तो कहता है गुने त्रिभुज का मतलब बताइए। देखिए ऐसे रीजनिंग में आपको मान सेट करना होगा कि कैसे आ जाएगा। देखिए अगर हम इसका मान 8 रखते हैं, इसका मान 6 रखते हैं, तो 8 6 48 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 8 मान रखे हैं तो त्रिभुज का मान 8 यहाँ पर रखते हैं तो 3 हो जाएगा इसका, क्योंकि 8 दिया 24 हो जाता है। तो जब इसका मान आप 3 रखे हैं तो 3 में गुना कीजिएगा तो कभी 8 आएगा, कभी आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप 8 तो रख नहीं सकते हैं। तो अब देखिए 6 ले लीजिए इसका मान। अब हम आपको बताते हैं 6, तो इसको आप 8 मानिए। अब देखिए 6 इसको मानिएगा तो 6 चौके 24 हो जाएगा। जब इसको आप 4 मानिएगा तो देखिए 4 दूनी 8 आएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। अब देखिए इसका मान आप 2 मान रहे हैं तो त्रिभुज का मान आप कितना माने हैं, 6 माने हैं, तो 6 दूनी कितना 12, सेट हो गया। तो सवाल कुछ था नहीं, आपको आसानी से सवाल बनाना था। इसके आंसर क्या है, 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 52 के 12 आंसर दिया हुआ है। हम यहाँ पर 6 मान लिए, यहाँ पर 8 मान लिए, तो 8 6 48 ये मान के ही बन सकता है, आपका अनुमान लगा बनाना है। तो जब त्रिभुज को 6 मान है तो 6 यहाँ पर मान पुट कर दिए, तो 6 में कितना गुना करेंगे तो 24 आएगा, 4 रख दिए। जब इसका मान 4 रख दिए तो यहाँ भी 4 होगा, 4 में कितना गुना करें तो 8 आएगा, 2 रखना पड़ा हमको यहाँ पर। तो 2 इसका मान अगर आ गया तो इसका त्रिभुज का मान तो 6 निकाले थे, तो 6 दूनी कितना 12। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 के बाद
53 नंबर। इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 26, 29, 33, 38 से कॉमन मिटा दें इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। 53 क्या क्वेश्चन नंबर है? इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह आपके श्रृंखला दिए हुए हैं 26, 29, 33, 38 और 51। तो 26, 29 में कितने का अंतर है? 3 का। 29 और इसमें कितना का अंतर है? 4 का। इसमें देखिए कितने का अंतर है? 5 का। इसमें देखिए कितने का अंतर है? गौर कीजिए तो 26, 3, 29, 29 और 4। और यहाँ पर गलत पूछा है क्या? नहीं, उस स्थान पर भरना है। 38 के बाद खाली है बाबू, 38 के बाद खाली, उसके बाद 51 है लिखा हुआ। तो देखिए 3, 4, 5 तो 6 का सीरीज होना चाहिए। तो 38 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 14 यानी 44। और 44 में 7 जोड़ेंगे तो 51 पूरा जाएगा। मेरा सीरीज क्या होगा? पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? 44। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 54 पर, मिटा दें इसे। 53 नंबर पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 54, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन कौन सा होगा? एक दिन कम जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 54। और ये कैलेंडर का सवाल है तो याद रखिए फरवरी 2012, फरवरी 2012 कितना फरवरी कह रहा है? ये तो बोल नहीं रहा है। फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार है। अंतिम दिन क्या है? बुधवार है। ठीक है। तो सवाल में कहता है 2011 का अंतिम दिन कौन सा होगा? 2011 का अंतिम दिन कौन सा होगा? देखिए बाबू एक चीज़ इस सवाल में है। सबसे पहले लीप ईयर जो है 2012 है। और हम सेट 1 में एक सवाल बताए थे कि जब लीप ईयर आता है तो एक दिन का नहीं 2 दिन का फर्क पड़ता है। तो देखिए 2012 यहाँ पर लीप ईयर है। और जब पीछे आप आइएगा, क्योंकि आप बैक आ रहे हैं, 2011 में आ रहे हैं 12 से, तो जब पीछे आइएगा तो फरवरी को आप काउंट कीजिएगा। और फरवरी 2012 का 28 दिन का रहेगा। इस बात का ध्यान, 29 दिन का रहेगा। एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर इसमें। तो लीप ईयर बढ़ने के कारण 2 दिन की इसमें कमी होती है। अगर साधारण वर्ष में वृद्धि या कमी होता है तो बस साल के अंतिम दिन या पहला दिन में 1 दिन की वृद्धि होती है। लेकिन अगर लीप ईयर आ जाए तो 2 दिन की कमी करेंगे। तो बुधवार में 2 दिन कम कर दीजिए, मंगल, सोमवार। इसके आंसर देखिए सोमवार होने चाहिए। इसके आंसर सोमवार है, बिल्कुल है ना? चलिए इसका आंसर क्या है? सोमवार। ये ध्यान रखना है कि लीप ईयर में 2 दिन कम करना है, सामान्य वर्ष में 1 दिन कम करना है। 55 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 55। अगर एक सवाल आप सही करिएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा, 4 अंक क्या होगा? मिल जाएगा। और 25 क्वेश्चन टोटल है, इस बात का ध्यान रखना है। कहता है 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अगर एक गलत आप कर दीजिएगा तो आपके 2 अंक काट लिए जाएंगे। कहता है यह सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 70 अंक प्राप्त किए। तो कहता है उसने कितने सवाल सही किए? बताइए उसने कितने सवाल सही किए, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन है आपके पास 10, 15, 20 और 22। अब पूछा गया बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सीमा ने सही किया है। तो सोचिए अगर एक सही करिएगा तो 4 अंक मिलेगा। तो सोचिए कि 15 चौक 60 तक मिलेगा आपको। यहाँ अंक कई मिल गया है? 70 को। तो ये तो दोनों पहले आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 40 और 60 अंक तक जाग रहा है। यहाँ देखिए 20 चौक के 80 अंक मिल गया। अगर वो 25 क्वेश्चन में से, टोटल 25 क्वेश्चन था, तो 25 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन उसने सही कर दिया होगा तो 20 चौके कितना अंक मिलना चाहिए? 80 अंक। लेकिन 5 गो इसमें उसने गलती भी किया है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि 25 गो में से 20 को सही किया है। तो 5 गो गलती किया तो एक गलती पर कई अंक कटता है? 2 अंक। तो 5 गलती पर कई अंक कटेगा? 5 दूनी 10 अंक। 10 अंक और चल गया 80 में से 70 अंक। देखिए तो 70 अंक नहीं प्राप्त हुआ, इसको आंसर सही है। तो ये सवाल आप ऑप्शन से बना सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं। 55 के बाद क्वेश्चन नंबर है 56। 56 में क्या कहता है? y का मान ज्ञात कीजिए और y + 1/3 प्लस y + 2/5 = 3, ये लिखा हुआ है। तो आप कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ है, बना सकते हैं। 5 तिया 15 तो हो जाएगा 5y + 5 प्लस 5 तिया यानी 3y + 3 दूनी 6/15 को हम उधर लेके चल जाते हैं। 15 तिया 45। तो 5 3 कितना बाई? 8 बाई और प्लस 6 5 कितना है? 11 बराबर कितना? 45। तो 8 बाई बराबर
घटा देंगे तो 5 में से 1 गया 4, 34, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 जा रहा है 4.2 समथिंग 25 आपके आंसर बन जाएंगे। जैसे ही 4.2 आया तक नहीं समझ आए कि 25 आने वाला है। चलिए मिटा दें, सवाल बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद है 57 नंबर। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? देखिए, नाभिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु संलयन है, सौर ऊर्जा है, उष्मा विद्युत गुरुत्वाकर्षण। इसमें परमाणु संलयन मारिए, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। 58 नंबर है अध्यापक छात्र, यानी अध्यापक छात्र को पढ़ाता है या अध्यापक छात्र की देखभाल करता है? तो नर्स किसका देखभाल करता है? चिकित्सालय का, डॉक्टर का, रोगी का। रोगी इसमें ज़्यादा आंसर हो जाएगा, रोगी आंसर मारिए। 59 नंबर, निम्नलिखित में से अन्य एकदम भिन्न है, एकदम अलग है 4 ऑप्शन में से। कौन अलग है भाई? दौड़ना, यानी आप दौड़ रहे हैं। कूदना, तो आप गति में हैं। टहलना, तो आप टहल रहे हैं। योगा, योग एक अलग चीज़ है। योग जरूरी नहीं है कि आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, टहल रहे हैं तभी आपका योग हो सकता है। योग आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, तो इसमें योग अलग हो जाएगा। योग एक मुद्रा है, दौड़ना ये सब तो आपका व्यायाम अलग हो गया। तो 60 नंबर इसके अगला, तो इसके आंसर 59 के तो सी नंबर जाएगा योग, और 60 नंबर का आंसर। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर जो है वो आपका चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर इसमें है नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़। चंडीगढ़ का शायद डिजाइन ली काबूजियर ने डिजाइन किया था, याद रखिएगा, चंडीगढ़ का डिजाइन ली काबूजियर ने किया था। आइए ध्यान रखिए 61 नंबर, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? स्तनपायी ऑप्शन है अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल और नर हैमर हेड शार्क। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। स्तनपायी का मतलब होता है वैसा जानवर या वैसा पशु या वैसा प्राणी जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसे हम कहते हैं, जैसे माँ हुई या फिर कोई भी, मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो स्तनपायी कहलाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? शब्द विषुव संदर्भित करता है, मतलब किसको बताता है विषुव? विषुव का मतलब है दिन और रात की अवधि को बराबर हो जाना या समान हो जाना विषुव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उनके भाषांक अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर इतना होता है। देखिए, जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास, क्वेश्चन नंबर आपके 63 हैं। देखिए, जेम्स एक व्यक्ति है, उसके द्वारा गणित यानी मैथ, विज्ञान यानी साइंस और इतिहास यानी हिस्ट्री, इन तीनों में प्राप्त अंकों का औसत 89 है। अंकों का औसत कितना है? 89 है। तो संख्या कै गो है? 1 2 3, तो 89 गुने 3 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2, 8 तिया 24 और 2 26, 267। कहता है यदि उनके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए, यानी मैथ, साइंस, हिस्ट्री के साथ भाषा यानी लिटरेचर, तो एल कर देते हैं, एल से समझ जाइएगा। लिटरेचर को भी जोड़ दिया जाए तो औसत घटकर, औसत का मान घट जाता है, कितना हो जाता है? 88.25। तो कहता है भाषा में कितने अंक प्राप्त है? देखिए यहाँ 4 गो हो गया, तो 4 से गुना कर दीजिए। जो भी मान आएगा गुना करने पर, इसमें से इसको घटा के देखिएगा, जो आएगा, मान लीजिए x आया गुना करने पर, टोटल को इतना गुना कीजिएगा तो कुछ ना कुछ मान तो आएगा ही आएगा। तो x में से 200 जब 67 घटाइएगा, जो आएगा वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ गुना भाग है और औसत का सवाल है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंकिता 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा, मान लेते हैं लंबा 40 मीटर है और 30 मीटर चौड़ा है। इसको चौड़ाई बोलते हैं और इसको लंबाई बोलते हैं। चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। कोना कहाँ है? यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है, विकर्ण बोलते हैं ई कोना से ई कोना और ई कोना से ई कोना को बोलते हैं विकर्ण, और आयत में विकर्ण बराबर होता है, याद रखना है। तो ये कोना से ये कोना का मान है न, कहता है कि कोने के साथ दौड़ती है, प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। कोने के साथ पहले दौड़ती है, यहाँ जाती है और फिर वापस आ जाती है, यानी पहले गई और फिर क्या हुई? वापस आ गई है। इस बात का ध्यान रखना है। आ जाती है तो कुल कितनी दूरी तय की? देखिए, सबसे पहले इस कोना का मान निकालना है। तो ये कि आयत का एक गुण है कि अगर इधर 30 है तो इधर भी 30 होगा, इधर 40 है तो इधर भी 40 होगा। आमने सामने का भुजा बराबर होता है आयत में।
तो सोचिए, और यहाँ पर का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जब इसका मान और इसका मान दिया हुआ है तो एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं। देखिए तो इसका मान 30, इसका मान 40 है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो जब समकोण त्रिभुज निकालना होता है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करते हैं। तो 30 का स्क्वायर कितना 900 और 40 का स्क्वायर कितना 1600, तो हो गया कितना 2500। 2500 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50, यानी इसका मान 50। तो एक बार 50 मीटर अगर इसका मान निकल गया तो एक बार गई और एक बार वापस आ गई तो कितना दूरी तय की 100 मीटर का दूरी तय की। मीटर में दिया है आंसर, कैश में दिया देख लीजिए, आंसर मीटर में दिया है तो 100 मीटर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, मिटा देते हैं। 65 क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। दो धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर 65, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। कहता है सवाल में जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित की जाती है तो 5/3 बचता है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित की जाती है तो कितना बचता है 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। देखिए ऐसे सवालों को तो आप ऑप्शन से बना लीजिए, बढ़िया है। x बड़ी संख्या माने और y को छोटी संख्या, तो कहता है सवाल में जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो 5/3 बचता है। इसका मतलब बड़ा ही है छोटा है, तभी तो भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिए, x का मान 5 मानिए, y का मान 3 मानिए और ऑप्शन से खेलिए 15, 25, 20, 12। तो y का जो वैल्यू इसमें छोटी संख्या पूछा है तो y को आप छोटी संख्या माने तो जो 3 से कटेगा वो ऑप्शन आंसर हो सकता है। तो 3 से देखिए ये दोनों नहीं कट रहा है तो पहले साइड कर देंगे, अब इसको चेक करेंगे। तो 3 का वैल्यू हम 15 पुट कर देते हैं। तो 3 का वैल्यू अगर 15 है तो 3 पचे 15, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25। अब देखिए बोला था दो संख्या गुणनफल 375 आना चाहिए, 25 और 15 गुना कीजिएगा 375 भी आ जाएगा, यानी बड़ा संख्या हो गया 25 और छोटी संख्या कौन हो गया 15। तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से भी बनाना जानिए, नहीं तो मेथड से बनाएगा तो थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, फिर आपको काम करना पड़ेगा, फिर काम करके वहाँ पर मान रखना होगा। दूसरा मेथड भी सीख लीजिए, ऑप्शन से तो आप सीख लिए, दूसरा मेथड सीख लीजिए। देखिए मिटा देते हैं इसे ऑप्शन वाले को। देखिए सवाल में क्या बोला था कि बड़ी संख्या को एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने 5/3 बचता है। जब क्रॉस गुना मारिएगा तो लिख सकते हैं 3x बटा 5y। अब सोचिए 3x बटा, तो x का वैल्यू अगर निकालना चाहिएगा या इसको यहाँ से हटाइएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 5y बटा कितना 3। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए 5y बटा 3 गुने y बराबर 375। काटेंगे 5 का से, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 पचे 25, 75। तो y स्क्वायर बराबर 75 दिया, 5 पचे 25, 7 या 21 1 22, 5 या 15, 5 हाथ में 1, 7 या 21 1 22, 225। तो आप बताइए y का वैल्यू कितना निकल गया 15। ऐसे भी छोटी संख्या निकाल सकते हैं, तो ये हो गया y मेथड बना लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद है क्वेश्चन नंबर 66। कहता यदि भाग का अर्थ माइनस हो, भाग का अर्थ, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 66। यदि भाग का अर्थ माइनस हो, गुना का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ क्या है प्लस हो, माइनस का अर्थ गुना हो, माइनस का अर्थ क्या हो गुना हो, और गुना का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ माइनस हो, गुना का अर्थ क्या हो माइनस। चलिए गुना का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ प्लस है। फिर से एक बार, भाग का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुना है और प्लस का अर्थ भाग है। प्लस का अर्थ क्या है भाग है, प्लस का अर्थ है भाग। चलिए प्लस का अर्थ भाग है, तो 7 गुने 3 प्लस 2 कोष्ठ है, उसके बाद लिखा हुआ है -6 भागा 4 का मान बताइए। कुछ नहीं करना है, बस मान चेंज कर देना है और सॉल्यूशन कर देना है। जैसे गुना, तो गुना को आप क्या बोले हैं प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा। आप प्लस को क्या बोले हैं देखिए भागा, तो यहाँ पर भागा कर दीजिएगा। आप मिटा मत दीजिएगा कॉपी पर, आप कैलकुलेशन कीजिएगा। माइनस के जगह पर गुना कर देंगे और भाग के जगह पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। पहले कोष्ठ अंदर काम करेंगे तो 7 + 3/2, 7 दूनी 14 और 3 17/2 गुने 6 -4। क्लियर, काटेंगे तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा, 7 तिया 51 -4, 51 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, तो आपके आंसर कितने होंगे 47।
चलिए, बहुत आसान सवाल था, बस ये सब तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं इन सवालों को। चलिए 66 के बाद है क्वेश्चन नंबर 67। पारिस्थितिकी तंत्र को संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आर्थर ट्रांसले ने परिभाषित किया था पारिस्थितिकी तंत्र को, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। 68 है, नीचे कथनों उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वो सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न क्यों ना हो। तो देखिए आपको कथन को सत्य मानना है। कहता है युवा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और कहता है दूसरा में बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। देखिए दो बात बोला है कथन में कि युवा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है बहुत सारे गुणों का होना महत्वाकांक्षी कहलाता है। अब बहुत सारे जो बुरे लोग हैं युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ, ये बात भी सही है। अब देखिए निष्कर्ष बोलता है युवाओं को नहीं पता था कि किस पर विश्वास किया जाए। ऐसा नहीं है, युवाओं को पता है कि विश्वास किस पर किया जाए और किस पर नहीं किया जाए। युवा का मतलब होता है समझदार व्यक्ति। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति युवा कहलाता है। और याद रखिए युवा 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को समझ में आता है कि कौन उसको क्या समझा रहा है। तो इसका आंसर ये हमको नहीं लग रहा है। बी नंबर है, कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। देखिए कुछ ऐसे युवा हैं जो एक गलत आदत में पड़ जाते हैं, संगत में पड़ जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो आंसर इसका 2 सबसे ज़्यादा सटीक है। तो इसका आंसर बनना चाहिए बी नंबर, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, एक को आप नहीं बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। कहता है इनमें से एकदम भिन्न को चुनिए। एकदम भिन्न यानी अलग को। 15/20, 48/60, 21/28 और 75/100। तो देखिए जो कट रहा है काटिए। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 16 तिया 48, ये नहीं कटेगा। 15 चौके 60 कटेगा। 16 तिया 48 और 16 से कट नहीं रहा है। 7 तिया 21 और 7 चौके 28, 25 तिया 75, 25 चौके। देखिए सब जो है कट रहा है ऊपर 3 4 से, लेकिन ये 3 से तो कटा 16 तिया 48, लेकिन 16 चौक 64 होता है, यहाँ 60 दे दिया है, तो गलत है। ये भिन्न है, एकदम अलग है आपका। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। देखिए एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, एक मशीन का निर्माण करना था, मान लिया जाए ये मशीन है और इसका निर्माण करना है। तो इसके निर्माण में कह रहा है कि सामग्री का मतलब हो गया कि जो आप सामान उसमें लगेगा। श्रम का मतलब हुआ मेहनत, और अतिरिक्त खर्च का मतलब हुआ एक्स्ट्रा खर्च, जो पैसा होगा उसको हम अतिरिक्त खर्च बोलते हैं। इनका अनुपात दे दिया है 5:3:1। इसका मतलब होता है अगर उस मशीन को बनाने में सामग्री में 5 रुपया खर्च हुआ है तो श्रम में 3 रुपया और अतिरिक्त में 1 रुपया खर्च हुआ है। कहता यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च यानी 1 यूनिट का वैल्यू दे दिया गया है 1,49,500। कहता अतिरिक्त खर्च का मान दे दिया। अतिरिक्त खर्च मेरा यहाँ कितना यूनिट है, 1 यूनिट। तो कहता है मशीन की मूल्य बताइए, यानी सब का मान 5,3,8,1,9। तो इसमें 9 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो करना कुछ नहीं, 9 से गुना कर देना है ना, तो आंसर आ जाएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ जाएं, गुना कर दें। 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 9 × 81 और 4 85 के 5 हाथ में 8 और 14 26 से और 8, 26 और 8 134, तो 134 55 00 आंसर आ गया। बी नंबर आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 को। दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? स्पेनिश। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है चीनी भाषा, और दूसरे नंबर पर कौन है? स्पेनिश, याद रखना है। 72 नंबर सवाल कहता है कि 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपया है तथा 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी जिसका मूल्य क्रय मूल्य 180 रुपया। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, सो देखिए। कहता है 5 किलो चीनी, अगर आप 5 केजी चीनी खरीदते हैं तो उसमें आपका पैसा 75 रुपया खर्च हो जाता है, तथा 10 किलो एक अन्य किस्म का चीनी खरीदते हैं, एक और चीनी हम खरीदते हैं 10 केजी, तो कहता है इसका चीनी का मूल्य 180 रुपया लग गया। 100 कितना लग गया? 80 रुपया खर्च हो गया।
कहता है उसको आपस में मिश्रित कर दिया जाए, तो मिला दीजिएगा तो 10 किलो और 5 किलो मिलकर कितना केजी हो जाएगा, 15 केजी हो जाएगा। मिला दिया जाए और 300 रुपये में बेच दिया गया। कितना में बेच दिया गया, 300 रुपये में। तो सबसे पहले देखिए कि आप जो खरीदे थे उसमें आपका कितना पैसा खर्च हो गया था। तो 5 0 5 और 8 7 15 के 5 हाथ में 1 255 रुपया खर्चा हो गया था, और आप 300 रुपये में बेच दिए। तो अभी कितना रुपया लाभ कमा लिए हैं, देखिए तो कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाए हैं। तो 45 रुपये आप एक्स्ट्रा पैसा कमाए हैं। तो सवाल में पूछ दिया कि बताइए उनके द्वारा लाभ प्रतिशत क्या। तो 45 रुपया ज़्यादा कमाए, कुल पैसा आपका 255 था, गुने 100 कर देना है, आंसर आ गया है ना। लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। क्रय मूल्य मेरा कितना था, 255 रुपये में हम खरीदे थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद है क्वेश्चन नंबर 73 74 75। कहता है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 73 74 75 तीनों सवाल जो है इसी तालिका पर है। तालिका विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है जिसके प्राप्तांक निम्नलिखित विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत दिए गए हैं। प्राप्तांक हैं यानी 0 से 10 नंबर तक लाने वाला 5 विद्यार्थी है, 10 से 11 से 20 नंबर तक लाने वाला 9 विद्यार्थी है, 21 से 30 नंबर लाने वाला 16 विद्यार्थी है, उसी तरह से विद्यार्थी लाने वाले हैं। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो यानी 41 नंबर में पास कर जाए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। तो देखिए सबसे पहले सब विद्यार्थी का मान जोड़ लीजिएगा। तो सब विद्यार्थी पहले जोड़ के निकाल लीजिए। कुल विद्यार्थी का मान निकाल लीजिएगा। 73 का देख लेते हैं। देखिए कुल विद्यार्थी का मान निकालिएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 + 9 + 16 + 22 + 26 + 18 + 11 + 6 + 4 + 3 यानी सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कुल विद्यार्थी निकल जाएगा। कहता है सवाल में 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हुए। 41 नंबर जो लाया वो पास कर गया है, तो 41 से जोड़ लीजिए। तो 41 से देखिए मान कितना है, 41 से 41 नंबर लाने वाला पास किया है, 41 में तो पास कर रहा है, तो 41 से जोड़ेंगे भाई, यानी 26 को 18 को और 11 को +6 को +4 को +3 को सबको जोड़ देंगे 41 से लेकर करके, और जोड़ करके कुल संख्या से जो भी कुल विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी से भाग दे के गुना क्या करेंगे, 100 निकल जाएगा प्रतिशत में। इस बात का रखना है ध्यान। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 74 नंबर, इसे मिटा देते हैं। 73 के बाद है क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। 74 कहता है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो 80 देखिए कुल विद्यार्थी हर हाल में निकालना है। कुल विद्यार्थी बता चुके हैं कि कैसे निकलेगा, सब जोड़ने पर कुल विद्यार्थी निकलेगा। अब कहता है 80% से ज़्यादा, तो 80% से ज़्यादा यानी 81 से लेना है, तो 4 और 3 7 विद्यार्थी जो है 80 से ज़्यादा लाया है, लेकिन संख्या ने पूछा है प्रतिशत में, तो 80 7 बटा कुल संख्या, कुल विद्यार्थी जो है, कुल विद्यार्थी को रख देना है, गुने क्या कर देना है 100, आ जाएगा मान। कुल विद्यार्थी आपको जोड़ के निकालना ही है। 75 है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41 से और 70 के बीच प्रतिशत प्राप्त किए हैं। तो 41 से 70 देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में है क्या, 41 से 70% के बीच का अंक कौन लाया है। तो देखिए 41 से 70 यानी 26 18 11 इतना को जोड़ देना है बटा कुल विद्यार्थी गुने 100 कर देना है। सब में एक ही कैलकुलेशन है, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76 है। एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष के बाद कीमत कितना हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 76 नंबर सवाल था। वर्तमान में कीमत कितना है देख लेना है कि वर्तमान में कीमत कितना है, 6 लाख है। 6 पर 2 2 4 2 6 शून्य है, तो 2 6 शून्य दे दिए। उतना कहता है 15% की वृद्धि होती है, तो 2 बार, तो 115/100 गुने 115/100, तो 2 4 शून्य कट गया, 2 2 4 शून्य कट गया, तो हो गया 115 गुने 115 गुने 600। ऐसा सवाल सिर्फ आपका कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद करना चाहता है, तो 115 का स्क्वायर निकाल के 6 से गुना कर दीजिएगा, बस और 0 बैठा लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है,
2 वर्ष का उसकी कीमत क्या होगी। अगला 77 नंबर, विकास का सिद्धांत किसने किया था। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे ए। लाइट पेन क्या है, माइक्रोटिप पेन है या इनपुट डिवाइस है, अंधेरे में लिखने के लिए पेन है या भार रहित पेन है, तो इसका आंसर है इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। चलिए 79 नंबर आते हैं, 79। देखिए 79 क्या है, 79 को समझते हैं। यदि किसी कूट भाषा में स्कूल को लिखा जाए, स्कूल SCHOOL, स्कूल को लिखा जाए FPUBBY, तो कॉलेज को COLLEGE, कॉलेज को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आप यहाँ गौर कीजिएगा, देखिए S का मान 19, C का मान 3, H का मान 8, O का मान 15, O का मान 13, N का 12, F का 6, P का 16, U का 21, B का 2, B का 2 और Y का 25। तो स्कूल का कोड हम लिख दिए और F इसका कोड लिख दिए, तो कॉलेज का कोड पूछा। तो गौर कीजिए पहले क्या किया गया है, देखिए सब में 13 का अंतर है। गौर कीजिएगा सब में 13 का अंतर है, वो आपको दिख रहा होगा 13 का अंतर। 15 में 2 है तो 13 हो गया, 15 में से 2 13 हो गया, 12 इधर 25, तो ये कैसे हो गया 13 बार बैक गया है, सब में से 13 माइनस हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी सब में से क्या करेंगे, 13 सब में माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा है ना। चलिए सब में 13 माइनस करना था। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये उस समय का सवाल है, उस समय भारत के वर्तमान जो 2015 में है, तो 2015 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे TS ठाकुर, इस बात का ध्यान रखिएगा। 81 नंबर है, रियाल किस देश की मुद्रा है। रियाल ब्राज़ील की मुद्रा है, याद रखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन हैं और निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वो अमान ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों ना हो। देखिए कथन है, दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, यह कथन है। बी नंबर में है, मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा। निष्कर्ष, आत्मनिर्भर निष्कर्ष 1 में है, आत्मनिर्भर बनना असंभव है। ऐसा बात नहीं है, आत्मनिर्भर बना जा सकता है, असंभव नहीं है। दूसरा है, मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादन है। मानव का श्रम कभी भी मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादन नहीं कर सकता है, मशीन कितना है तो मानव से ज़्यादा काम करता है। तो इसका आंसर दोनों नहीं मिल रहे हैं, तो इसका आंसर आप मारिए, कोई अनुसरण नहीं करता है, आंसर नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, इतना को भागा 5 से मारिए। बस इसमें भाग देना है, तो आपको भाग लगा देना है। इसमें भाग हम क्या दें आपको, भाग तो आसानी से मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन, स्फटिक रूप और निष्क्रियकरण और आसवन। तो इसका आंसर है निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसका उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 के बाद क्वेश्चन नंबर 85 में आइए। देखिए 85 नंबर ग्राफ का क्वेश्चन है, एक तरह से बनने वाला। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 85, 86, 87, 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में, मान लेते हैं ये पार्टी है कितने व्यक्ति का, 70 व्यक्ति का। कहता है 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसमें 52 ऐसे व्यक्ति हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं और 26 फ्रेंच बोल सकते हैं और बाकी जो 26 गो हैं वो फ्रेंच बोल सकते हैं। तो आपको कल भी सवाल में हम बताए हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर जो फालतू हो जाएगा 70 से, वो दोनों बोलेगा भाषा। तो देखिए तो 6 2 8 और 5 2 7, 78 गो हो गया। तो 78 गो हो गया, इसका मतलब है, और 70 गो होना चाहिए और 78 गो हो गया। 78 गो हो चुका है और होना चाहिए कितना, 70 गो, क्योंकि 70 में हिस्से इंग्लिश और फ्रेंच बोल रहे हैं। पार्टी में तो 17 व्यक्ति थे, तो बाकी जो 8 गो लोग हो गया वो दोनों भाषा बोल सकता है। तो सवाल में पहला सवाल बोला कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। सिर्फ फ्रेंच 26 में से 8 घटा दीजिए। अगर बोला जाए सिर्फ फ्रेंच तब घटा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 18 आंसर इसका। कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, अगर सिर्फ अंग्रेजी बोलेगा 52 में से घटा दीजिएगा, 52 में से 8 घटा दीजिएगा, सिर्फ अंग्रेजी तो कितना, 44 को आंसर हो जाएगा। कितने ऐसे व्यक्ति दोनों भाषा बोल सकते हैं, दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं, 8 व्यक्ति। देखिए तीनों बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 88, समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा एक समान है। नहीं, समलंब चतुर्भुज देखिए इस तरह से होता है,
यही समलंब चतुर्भुज है। तो सवाल में कहता है जिसकी सभी भुजाएं एक समान है। सभी भुजाएं एक समान नहीं होता, ये बड़ा, ये छोटा और ये बड़ा होता है ना। तो ये तो बात नहीं हुआ। दूसरा कहता है विपरीत भुजाएं एक समान होती है। विपरीत का मतलब ये दोनों भुजा समान है। समान कहाँ है? पैरेलल होता है। समानांतर विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। समानांतर विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। दो जोड़ा में एक ही जोड़ा होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये दोनों बराबर नहीं होता है, तो एक जोड़ा बनता है। समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है। देखिए आंसर डी में है। समांतर भुजाओं का विपरीत भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा बराबर होता है। ये दोनों भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों अलग अलग होता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? डी नंबर 88 का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या है। 89 क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए 89, 90 और 91 एक जैसा ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पी ए का पिता है। पी जो है वो ए का पिता है, यानी ए के पिता का नाम क्या है? पी। इस बात का ध्यान देना है। जिसका बेटा एस है, इसका एक बेटा है जिसका नाम क्या है? एस। पी जो है पी जो है व्यक्ति वो ए का पिता है और इसके बेटे का नाम क्या है? एस है, ए के बेटे का नाम। कहता है एल के की माँ है। एल जो है वो के की माँ है। के की माँ का नाम क्या है? एल। कहता है जो एस की बहन है, जो एस की बहन है। देखिए एल के की माँ है, जो एस की बहन है, यानी ए के जो है वो एस की बहन लगती है। इस बात का ध्यान देना है। तो सोचिए कि अगर ये भाई बहन है और इसकी माँ है और भाई बहन है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी का रिश्ता हुआ कि नहीं? ये अपने आप में पति बन जाएगा। अगर ये भाई बहन है और इसकी माँ है और इसके पिताजी हैं, तो सिंपल सी बात है ये पति पत्नी हैं। तो सवाल में बोला ए का एल से क्या रिश्ता है? ए का एल से क्या रिश्ता है? जिसके साथ से लगता है उससे दूर जाते हैं, तो एल से क्या रिश्ता? ये पति। आंसर क्या जाएगा? पति। तो 89 का आंसर क्या हो गया? बी, पति। देखिए ए का के से क्या संबंध है? ए का के से क्या संबंध है? के से जिसके साथ से लगे उससे दूर जाना है, तो के से इससे इसका बताने तो ये कौन लगेंगे? पिता। तो 90 के आंसर क्या हो जाएगा? पिता, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। 91 पी का एल से क्या संबंध है? पी का एल से क्या संबंध है? जिसके साथ से लग जाए वहाँ से दूर जाना है, तो कौन लगेंगे? ससुर जी। पति के पिता कौन लगेंगे? ससुर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी नंबर में। 91 के क्या है? सी। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए पी जो है वो ए का पिता है। पी व्यक्ति ए का पिता लगता था और कहता है जो जिसका बेटा एस है, यानी ए का एक बेटा है जिसका नाम क्या है? एस है। एल के की माँ है। एल किसकी माँ है? के की माँ लगती है। और कहता है कि जो एस की बहन है, एस की बहन है के, इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी के रूप में है। ये ग्राफ बन गया, तो जो सवाल पूछेगा आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? कौसेक थीटा गुने टैन थीटा और भागा है यहाँ पर लिखा हुआ कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कौसेक थीटा को तोड़ देते हैं। तो कौसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/sin थीटा और टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा कॉस थीटा। और ये भाग, देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं तो अपना एक लिख सकते हैं, तो भागा में है तो गुना में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा लिखा जाएगा ये गुना में। अब देखिए साइन से साइन का कट गया, ये दोनों बच गया, तो हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? वो इतना बच गया 1/cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऑप्शन में इस तरह से, नहीं तो 1/cos स्क्वायर से सेक स्क्वायर थीटा हो सकता है, तो सेक तो है नहीं, यही आंसर में है। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन को मिटा देते हैं इसे। त्रिकोणमिति में फार्मूला जरूर याद रखिए। फार्मूला पर ही सवाल है, इससे बाहर सवाल नहीं होता है। ज़्यादा नहीं, 2-4 पन्ना का फार्मूला है। 93 समय काम का सवाल है। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं। यही काम समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगा दिए जाएं। तो पहले 15 आदमी था, अब 10 आदमी और लगा दीजिएगा तो क्या आदमी हो जाएगा? 25 आदमी। 15 आदमी काम को 10 दिन में करता है। कहता है यही काम को करने के लिए जो काम है, मैन इंटू डे बराबर काम होता है। मैन गुने डे बराबर काम। तो 15 आदमी 10 दिन, तो 15 गुने 10 किए तो कुल काम निकल गया। अब इसी काम को 25 आदमी, कहता है 10 आदमी को और लगा दिया जाए। तो पहले से 15 आदमी था, 10 आदमी और लगा दीजिएगा तो क्या आदमी हो जाएगा? 25 आदमी। कहता है कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? मान लेते हैं कितना समय लगेगा, काटिए। 5 या 15, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दिन का समय लग जाएगा। आंसर क्या है? डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 था ये। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में मिलता है और ये सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति हैं देविका रानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? तो देखिए भरतपुर अभयारण्य पक्षी अभयारण्य जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसके हो जाएंगे डी नंबर। 96, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? जाइलम। जाइलम ही है जो पानी को ऊपर की ओर ले जाता है और फिर नीचे की ओर ले जाता है पत्तियों तनाव में। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 97। 97 को देखते हैं क्या है। 97 है, सरल करें। a पर -2 लिखा हुआ है -1 और बटा में है आपका भागा में a² -1, यही तो है सवाल। इसको सरल करना है। तो देखिए सबसे पहला चीज ऊपर वाले पार्ट को आप लिख सकते हैं a बटा इतना। होता क्या है इन्वर्स हो जाता है। अगर घातांक ऋणात्मक हो तो आधार उलट जाता है, तो आधार उलट गया इतना और ये स्क्वायर यहाँ चला गया -1 बटा a² -1। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 1 -a² बटा a² अब बटा a² -1, इतना हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ नहीं तो कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो देखिए अब पार्ट में देखिएगा, गौर कीजिएगा, देखिए ध्यान समझिएगा। तो देखिए 1 -a² बटा a² गुने 1 बटा a² -1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 -a² है, यहाँ a² -1 है, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a² -1 और नीचे फिर बन जाएगा a²। माइनस जब कॉमन लिया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो सोचिए यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा बटा a² और यहाँ पर गुना में क्या है a² -1। तो ये दोनों पार्ट अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपके पास माइनस में 1 बटा a²। तो इसको कहेंगे तो फिर वही चीज़ ने कहेंगे a-, इस तरह से कहेंगे रूप में। देख लीजिए आंसर है इस तरह से। देखिए आंसर a बटा यही आपका आंसर दे दिया है, यहीं पर रोक दिया है, तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ाता तो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? देखिए 97 समझ में आ गया, बस कुछ नहीं किए कैलकुलेशन कर लिया है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर हेतु निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। सभी आम मीठे हैं। 98 में कहता है सभी आम, जितने भी आम है, मान लेते ये मैंगो है तो जितना भी आम है सब का सब मीठा है। देखिए आम को हम ए ही कहते हैं, ठीक है। सभी आम, जितने भी आम है सब के सब मीठा है, तो मीठा के अंदर है आम, ठीक है। कहता है कुछ सेब मीठे हैं, इस मीठे में से कुछ ऐसा है जो सेब जो है वो मीठा है, ठीक है, सेब मीठे हैं। सभी गोलाकार फल मीठे हैं, जितने भी गोलाकार फल हैं सब के सब मीठे हैं, तो जितने भी गोलाकार फल लेते हैं सब के सब क्या हैं मीठे हैं। कहता है जेनी एक मीठा फल खा रही है, जेनी एक मीठा फल खा रही है, मीठा फल जेनी खा रही है, साइड में निकाल लिए। कहता है निम्नलिखित कथनों का अनुमान निश्चित रूप से सत्य है। जेनी एक सेब खा रही है, जेनी एक सेब सेब खा रही है ऐसा कहना सही नहीं है। जेनी और नींबू, जेनी को नींबू पसंद है, तो नींबू पसंद है इसका चर्चा अभी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे। नींबू कहाँ खा रही है, नींबू के बारे में, जेनी के बारे में, जेनी नींबू को टच करना चाहिए था। कहता है अगला है जेनी एक नारंगी खा रही है, जेनी कहाँ नारंगी खा रही है, इनको टच नहीं कर रही है। जेनी आम खा रही है जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। देखिए जेनी मीठा फल खा रही है लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि कौन सा फल खा रही है, लेकिन संभावना की बात कीजिएगा तो डी नंबर को दे सकते हैं, तो इसका आंसर आप डी लगा लें। देखिए फिर से एक बार समझिए सवाल को, सभी आम मीठे हैं, जितने भी आम हैं सब के सब मीठे हैं। तो ये आम का ग्राफ हो सकता है पूरा भी ले सकता है, मान लीजिए इस रूप से भी ले सकते थे, ग्राफ को एकदम इस तरह से सटा के ले सकते थे, ठीक है। तो सवाल में कहता है कि कुछ सेब मीठे हैं, इसमें से कुछ सेब मीठा में से कुछ सेब क्या कर दिए, मीठा कर दिए। अब कहता है सभी गोलाकार फल मीठे हैं, जितने भी गोलाकार फल, जितने भी गोलाकार हैं सब के सब मीठा के अंदर आएगा। और कहता है जेनी एक मीठा फल खा रही है। देखिए जेनी एक मीठा फल खा रही है तो एक मीठा फल खा रही है, जरूरी नहीं कि आम ही खाएगी। अब आगे कहता है कि जेनी एक सेब खा रही है, जेनी एक सेब खा रही है ऐसा नहीं है, बहुत दूर है जेनी से साथ।
सवाल, क्योंकि जेनी में संभावना बहुत कम है। जो इतना दूर हो सकता है सेव मीठा है, जरूरी नहीं कि ये भी सेव मीठा है, तो इसमें संभावना कम है कि सेव खा रही है। जेनी को नींबू पसंद है, नींबू का तो चर्चा भी कहीं नहीं है और ना ही नारंगी का चर्चा है, तो दोनों तो बी और सी तो निश्चित गलत हो गया। डी में जेनी एक आम खा रही, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा संभावना है आम खाने का, क्योंकि आम टोटल का टोटल मीठा ही है, तो मीठा अगर आप उठाएंगे तो आम की संभावना सबसे ज़्यादा बनता है, इसलिए आंसर डी नंबर देंगे। देखिए जो कथन निष्कर्ष का सवाल आता है उसमें संभावना पर भी सवाल बनता है, तो याद रखिए थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन सटीक बैठता है। देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 99 कहता है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, कहता है इनमें से विषम पद को चुनिए जो अलग हैं, भिन्न हैं। सब GMT है, UTC है, EDT है और BMI है, तो सब दिया हुआ है। ये आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अलग है। तो देखिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे इसमें G है, M है और T है। इसमें देखिए U है, इसमें T है, इसमें C है, इसमें E है, D है, T है, और इसमें है B है, M है और I है। इन चारों में अलग चुनना था। देखिए G का मान 7 होता है, U का मान 21 होता है, E का मान 5 होता है, B का मान 2 होता है। तो ये तीनों संख्या जो है देखिए विषम संख्या से शुरू है, लेकिन ये जो BMI है जो वो सम संख्या से शुरू हुआ है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? BMI। इस बात का ध्यान रखिए। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? BMI। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भारत, बाना, भास्कर और भाभूति। तो भास्कर जो थे भारतीय गणितज्ञ थे, साथ ही ये खगोलविद भी थे। तो आंसर क्या इसके होंगे? सी। 100 नंबर का सी नंबर आंसर चल जाएगा। तो देखिए आज के क्लास में हमने 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक क्वेश्चन को देखा, और साथ ही आज सेट 3 समाप्त हो गया आपका। तो अगले क्लास में हम सेट 4 के साथ आएंगे और सेट 4 को देखेंगे। आप पहले से घर पर सेट 4 बना लें, साथ ही उसके प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को देखें, और आप हमसे थोड़ा सा तेज़ रफ्तार से चलिए। कोशिश कीजिए कि आप एक दिन में 2 सेट निकालें, आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए 2 सेट निकालें, और ज़्यादा ज़्यादा परीक्षा तक आने से पहले तक आप 1 से 2 बार सेट को पूरा कर लें। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले के दिन चौथे सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।